हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं HAP चैप्टर नंबर 7 का पार्ट नंबर 2। इससे पहले इसका एक पार्ट अपलोड हो चुका है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं या आपको उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ ECG, ठीक है। और इसके बाद एक टॉपिक और है ब्लड प्रेशर वगैरह, तो उसको भी हम लोग देखेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे आज के इस वीडियो में। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ECG क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ECG का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये ECG का फुल फॉर्म है। और ECG खुद होता क्या है? तो ये एक हार्ट का क्या है, टेस्ट है। ऐसे बहुत सारे चेकअप होते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ऐसे ही क्या है, ये भी एक टेस्ट है। इसमें ये चेक किया जाता है कि हार्ट पूरी तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब आपको मालूम होगा कि हार्ट का काम क्या है। हार्ट का काम पंपिंग करना है। क्या होता है उसमें? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो यही चेक किया जाता है इसके अंदर। वो कैसे चेक किया जाता है? आपने इससे पहले पढ़ा कि SA नोड और AV नोड, वहाँ से क्या होता है, एक तरीके से इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस निकलते हैं। जब वो निकलते हैं तो एक्शन पोटेंशियल वगैरह होता है। वो सब चीज़ें अभी बाद में आप पढ़ेंगे, एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। लेकिन उसके नतीजे में उसका रिजल्ट क्या होता है कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा या रिलैक्सेशन होता है। समझ रहे हैं ना? एक्शन पोटेंशियल जब होता है तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है। उसी को डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन भी बोलते हैं। एक्शन पोटेंशियल में एक जगह आती है, एक स्टेप आता है डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। अब उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, जब वो एक्शन पोटेंशियल आएगा इसी में HAP में तो आपको डिटेल पढ़ाएंगे वहाँ पे। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जब वो मतलब इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस निकलते हैं तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर रिलैक्सेशन होता है। तो इस टेस्ट के अंदर होता क्या है, तो वही जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस हैं या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, उसी को चेक किया जाता है कि वो किस हद तक वो काम कर रहे हैं, ठीक है ना। कितने इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस आ रहे हैं, कितना नहीं आ रहे हैं, और कितना कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या वो हार्ट के जो मसल्स हैं वो पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। तो उसको हम लोग इसके अंदर चेक करते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ याद रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वो कौन सा मतलब इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए से ECG को परफॉर्म किया जाता है या हार्ट के इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को चेक किया जाता है। तो वो कौन सा है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के जरिए से हम लोग चेक करते हैं ECG को, ठीक है ना, यानी जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको। तो इसलिए इसको, और ये भी पूछा जा सकता है कि इसको ECG क्यों कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए जो मतलब मशीन या जो इंस्ट्रूमेंट, जो डिवाइस यूज होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसलिए इस टेस्ट को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं, ठीक है। इन ECG 4 इलेक्ट्रोड्स आर पोजिशनड मतलब ये कि प्लेस्ड या पुट ऑन द लिम्स। तो ECG में क्या हो रहा है, कह रहे हैं जो लिम्स होते हैं हमारे, ठीक है ना। लिम्स तो आप जानते होंगे, जैसे अपर लिम्ब या पैर दोनों हमारे, तो लोअर लिम्स, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि 4 इलेक्ट्रोड क्या है, लगते हैं। इलेक्ट्रोड मतलब समझिए कि वो छोटे से डिवाइस ऐसे इस पे लगा दिया गया, ठीक है ना। वो क्या कर रहे हैं, वहाँ से जो भी इम्पल्सेस रिलीज हो रहे हैं एक तरीके से वो मतलब फैलते हैं, और भी ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं तक रहते हैं, वो और भी मतलब इधर उधर फैलते हैं। वो जो इलेक्ट्रोड हैं वो क्या करते हैं, जो भी इम्पल्सेस निकल रहे हैं उसको हम लोग वेव भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इम्पल्सेस के जो वेव हैं, इलेक्ट्रिकल वेव्स हैं, वो उसको क्या है मतलब जांच लेते हैं कि कितना है, उसकी मात्रा कितनी है, समझ रहे हैं ना, उसका कितना अमाउंट में वो है। तो वो कहाँ पे लगते हैं, हमारे लिम्स पे लगते हैं, दो इधर, एक इस लिम्प पे एक इस लिम्प पे, ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारे 4 लिम्स हैं, तो चारों लिम्प पे लग जाते हैं। और ये जो क्या कहते हैं, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं जो मतलब हमारे क्या कहते हैं लिम्स से लगते हैं, उसको हम लोग लिम्स लीड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिम्स लीड भी बोलते हैं। एंड 6 इलेक्ट्रोड्स आर पोजिशनड ऑन चेस्ट, और 6 जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो कहाँ लगते हैं, हमारे चेस्ट पे लगाए जाते हैं, ठीक है ना। 4 कहाँ पे लगते हैं, हमारे लिम्स पे लग जाते हैं, और 6 कहाँ पे लगते हैं, हमारे चेस्ट पे लगते हैं। तो उनको हम लोग जो हमारे चेस्ट पे लगते हैं उनको बोलते हैं चेस्ट लीड्स। अब ECG के अंदर ना 3 ऐसे वेव्स हैं जिनको बहुत अच्छे से, बहुत क्लियर तरीके से रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है, ठीक है ना। रिकॉग्नाइजेबल होते हैं, यानी जिनको बहुत आसानी से मतलब रिकॉर्ड किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है, समझा जा सकता है। तो वो कौन कौन से हैं, विच आर फॉलोइंग, वो ये हैं। एक होता है P वेव, एक होता है QRS कॉम्प्लेक्स, और तीसरा होता है T वेव।
ठीक है ना। अब ये तीनों वेव्स को हम लोग समझते हैं और यही समझ लिए जान है ईसीजी की। उसमें और बहुत सारी डिटेल्स हैं, लेकिन यही जो तीन चीज़ें हैं ना, ये तीन जो आपको वेव दिख रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स दिख रहा है और ये टी वेव जो दिख रहा है, यही ईसीजी की समझिए पूरी एक जान है। तो जो पी वेव होता है, अभी इसको दिखाएंगे हम आपको सारी चीज़ें, टेंशन मत लीजिएगा। जो पी वेव होता है, इट स्प्रेड्स फ्रॉम एसए नोड। आपने एसए नोड पढ़ा है, ठीक है ना। तो ये कहाँ से निकलता है? पी वेव या इम्पल्स भी कह सकते हैं या इलेक्ट्रिकल करंट भी कह सकते हैं। तो ये कहाँ से निकलता है? हमारे एसए नोड से निकलता है, ठीक है ना, थ्रू कॉन्ट्रेक्टाइल फाइबर। और वहाँ पे जो फाइबर होते हैं, मैंने दिखाया था कि कैसे फाइबर होते हैं। तो वहाँ पे जो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? कॉन्ट्रेक्टाइल फाइबर, यानी ये कॉन्ट्रेक्शन करवाते हैं ना, इसलिए उनको बोलते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल फाइबर्स। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि जो हमारे एट्रियम्स हैं, वहाँ पे कॉन्ट्रेक्टाइल फाइबर हैं, वो कहाँ से निकल के जा रहे हैं? वो ऐसे नोड से निकल के जा रहे हैं, ठीक है। अब उसके अंदर जो इम्पल्सेस जाते हैं, रिलीज होते हैं ऐसे नोड से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पी वेव बोलते हैं। समझ में आ रही बात? जो क्या कहते हैं, ऐसे नोड से निकल के और एट्रियम के आसपास में जा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पी वेव बोलते हैं, ये याद रखिए। उसके बाद इट इज सीन एज ए स्मॉल अपवर्ड्स डिफ्लेक्शन। और ये जो पी वेव है, ये ईसीजी का जो चार्ट बनता है तो उसमें कैसा दिखता है? तो ये कह रहे हैं कि स्मॉल अपवर्ड, यानी थोड़ा सा ऊपर उठता हुआ ऐसे दिखता है। समझ में आ रही बात? ये स्मॉल अपवर्ड है, ठीक है ना, ऊपर थोड़ा सा। डिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि मतलब मुड़ जाना, घूम जाना, फिर जाना। तो जैसे ये जा रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, थोड़ा सा मुड़ गया ऊपर, फिर नीचे आ गया, समझ रहे हैं ना। ये ऐसे ऐसे गया, तो ये डिफ्लेक्शन है, ठीक है ना, ये डिफ्लेक्शन है। तो वही बताया जा रहा है कि छोटा सा डिफ्लेक्शन होता है ईसीजी, यानी इसी मतलब ये जो हमारा एक चार्ट है ईसीजी का, उस पर। अब ये बताता क्या है? ये इसमें पी वेव में ये सब तो आपको समझने के लिए मैंने बता दिया। मेन जो पॉइंट है ना, कि ये जो पी वेव है, ये मान लीजिए पी वेव बन रहा है, तो ये बताता क्या है हमको? समझ में आ रही बात? ये हमको क्या बताता है? तो ये क्या करता है? इट रिप्रेजेंट द एट्रियल डीपोलराइजेशन। ये क्या बताता है? एट्रियम जो हमारे, उनके डीपोलराइजेशन को बताता है। डीपोलराइजेशन मतलब कि वो कितना कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। समझ रहे हैं ना? जब ऐसे नोड से इलेक्ट्रिक इंपल्सेस निकल रहे हैं, फिर एक्शन पोटेंशियल होता है, फिर वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं, समझ लीजिए, ठीक है ना। तो उसी को बताता है कि वो किस हद तक कॉन्ट्रैक्शन उनके अंदर हो रहा है, उसको कौन बताता है? पी वेव बताता है, जो कि हमारे जो क्या कहते हैं ईसीजी चार्ट है, उसमें इस तरीके से वो दिखता है, ठीक है। उसके बाद आता है क्यू आर कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या है? क्यू आर कॉम्प्लेक्स। दिस कॉम्प्लेक्स वेव इज रिजल्टेड व्हेन एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड थ्रू वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्टाइल फाइबर। आपने ये भी देखा कि हमारे वेंट्रिकल्स हैं, वहाँ पे क्या है? कॉन्ट्रेक्टाइल फाइबर है। कौन से? परकिंजे फाइबर हैं, ठीक है ना। तो उसके अंदर जब इलेक्ट्रिक इंपल्सेस निकलते हैं और एक्शन पोटेंशियल होता है, फिर उसके बाद क्या होगा? वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है। समझ में आ रही बात? वहाँ पे क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो उसी की बात हो रही है यहाँ पे कि ये उसके अंदर, यानी जो वहाँ पे जो फाइबर्स हैं हमारे, क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स के अंदर, तो वहाँ पे वेव्स कितने हैं, ठीक है ना, यानी इलेक्ट्रिक इंपल्सेस कितना है वहाँ पे और किस हद तक है, किस हद तक वो काम कर रहे हैं, उसको बताता हमारा क्यू आर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इट इज सीन एज ए लार्ज अपवर्ड ट्राइंगल शेप। और ये कैसा दिखता है? इट इज सीन एज ए लार्ज अपवर्ड ट्राइंगुलर शेप। और ये कैसा दिखता है हमको चार्ट में? तो ये कह रहे हैं कि ये ना ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ दिखता है हमको चार्ट में, समझ रहे हैं ना, ये ऊपर उठा हुआ दिखता है। तो ये क्या हमारा क्यू आर कॉम्प्लेक्स है, क्यू आर और एस, ठीक है ना, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है ये। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये बताता क्या है असल में जो मेन पॉइंट है कि क्यू आर कॉम्प्लेक्स ये इस तरीके से आपको दिखता है सीजी पे, ये हमको बताता क्या है? तो इट रिप्रेजेंट्स दी वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं, वेंट्रिकल तो देखिए जान ही रहे होंगे आप, ठीक है ना, वेंट्रिकल, तो उसके कॉन्ट्रैक्शन को बताता है। डिपोलराइजेशन का मतलब यहाँ पे समझिए कि कॉन्ट्रैक्शन है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे क्या है? डिपोलराइजेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है। तो असल में डिपोलराइजेशन अगर जाएंगे डिटेल में तो आप देखेंगे कि सोडियम चैनल खुलता है, फिर वहां से क्या होता है? उसकी एंट्री होती है सोडियम चैनल की। फिर रिपोलराइजेशन होता है, तो वहां पे फिर क्या होता है? पोटेशियम चैनल की एंट्री होती है। तो ये एक अलग वो चीजें हैं, लेकिन रिजल्ट असल में होता क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है ना। तो ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है वो हमको क्या बताते हैं कि जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं उनके अंदर क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसको बताते हैं। ये कितना हो रहा है वो अब इसके ऊपर नीचे होने से, कम ज्यादा होने से हमको पता लगता है कि वो सही से हो रहा है, नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कैसा हो रहा है। तीसरा क्या है? टी वेव है। दिस इज ए
डोम शेप वेव, ये क्या होता है, एक डोम शेप वेव दिखता है, मतलब हमको इट इज सीन व्हेन वेंट्रिकल रिलैक्स। और ये कब दिखता है, जब वेंट्रिकल्स हमारे क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं। कब दिखता है, जब हमारे वेंट्रिकल्स अभी कॉन्ट्रैक्ट हुए, फिर जब रिलैक्स होते हैं तो एक अलग क्या है, शेप बनता है हमारे इस क्या कहते हैं इस चार्ट पे। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टी वेव बोलते हैं। अब ये टी वेव हमको बताता क्या है, इट रिप्रेजेंट्स दी वेंट्रिकुलर, ये डी नहीं है, ये क्या है, रीपोलराइजेशन है। क्या है, रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन, और रीपोलराइजेशन का मतलब समझिए कि रिलैक्सेशन। यहाँ पे लिखा है ना कि ये हमको कब दिखता है, जब हमारे वेंट्रिकल्स जो हैं वो रिलैक्स होते हैं। तो रीपोलराइजेशन का मतलब आप समझिए कि क्या हो रहा है, वहाँ पे रिलैक्सेशन हो रहा है। उसको दिखाता है, दर्शाता है हमारा टी वेव। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं चार्ट में इसको कि कैसा दिखता है। ये आपको समझ में तो आ गया होगा। ये देखना, ये हमारा पी वेव है। ठीक है ना। अब इसमें देखिए कि ये हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं ना, 4 चेंबर होते हैं, आपको मालूम है, ये वेंट्रिकल हैं। ठीक है। तो ऐसे नोड से जब इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस निकल रहे हैं तो उसके बाद वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो वो इम्पल्सेस किस हद तक निकल रहे हैं, ठीक है ना, उसको जो रिकॉर्ड किया जाता है वो पी वेव से दिखाता है हमको। अगर वो सही है तो आपको इस जैसा शेप मिलेगा, और अगर ये अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं या इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस नहीं जा रहे तो फिर इसमें क्या होगा, आपको ये ऊपर ऐसे ज़्यादा दिखेगा, या ये क्या है, ऐसे ही रह जाएगा, या ये फ्लैट हो सकता है। समझ में आ रही बात। अगर यहाँ पे दिक्कत आएगी तो ये इसमें चेंजिंग आएंगी। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, वो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये हमको क्या बता रहा था, ये जो हमारे वेंट्रिकल्स है ना, इसके कॉन्ट्रैक्शन को बता रहा था। ठीक है ना। क्या बता रहा था, इसके कॉन्ट्रैक्शन को बता रहा था। और इसमें क्या होता है, जो यहाँ से क्या कहते हैं, जो ये फाइबर्स हैं, या परकिंजे फाइबर कहिए या कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर कहिए, इसमें एक्शन पोटेंशियल होता है। और फिर क्या होता है, डीपोलराइजेशन को बताता है ये। लेकिन आप ये समझिए कि ये किसको बता रहा है, ये बताता है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो ये नॉर्मली जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इस तरीके का शेप बनता है। अब ये मतलब लाइनें रहती हैं ना, उससे आप देखते हैं कि ये मतलब नॉर्मल ऐसा रहता है, वो भी आपको दिखाएंगे अभी। ठीक है ना। लेकिन अब मान लीजिए ये क्या है, ऊपर बहुत ज़्यादा चला गया, या ये इतना ही जा रहा है, या ये क्या, ये बहुत नीचे आ रहा है फिर ऐसे जा रहा है, या ये तो ये सब तो ठीक है, लेकिन ये नीचे बहुत ज़्यादा आ जा रहा है। तो ये सब अगर कुछ भी हो रहा है इसमें, तो समझिए कि इसमें क्या है, अब दिक्कत है। समझ में आ रही बात। और फिर जब क्या कहते हैं, ये वेंट्रिकल हमारे रिलैक्स हो रहे हैं, रिपोलराइजेशन हो रहा है, यानी कि पोटेशियम आयंस अंदर जा रहे हैं, तो फिर वहाँ पे क्या होता है, टी वेव ये वाला शेप बनता है। अब इसमें क्या है, दिक्कत आ रही है, ये ऊपर ज़्यादा हो जा रहा है, या ऐसे बन रहा है, या फ्लैट रह रहा है, या नीचे आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उसमें दिक्कत आ रही है, पूरे तरीके से रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं हमारे क्या है, वेंट्रिकल्स। अब हम लोग ईसीजी चार्ट जो दिखता है हमको, वो कैसा दिखता है, ये देखिए। आपको जो भी मतलब चार्ट होगा वो उसमें ऐसे ही लाइनें रहेंगी सारी। ठीक है ना। उसमें यहाँ पे नंबर भी लिखे रहते हैं, 1 2 3 4। ठीक है। तो जब आप कराते हैं तो उसमें ऐसा मतलब एक स्पेसिफिक टाइम के लिए मतलब ये निकाला जाता है। अब एक ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही निकाला जाता है, मतलब कई इनके चार्ट निकाले जाते हैं, ताकि मतलब देखा जा सके कि क्या सब में सेम है, या क्या कुछ मतलब ज़्यादा हो रहा है, किसी में कम हो रहा है। तो कई सारे चार्ट उनके बनते हैं। ठीक है ना। और स्पेसिफिक टाइम के, यानी एक निकाला, उसमें फिर क्या थोड़ी देर के बाद फिर दूसरा निकालते हैं, फिर तीसरा, इस तरीके से 4 5 चार्ट पूरे बने रहते हैं उसमें। तो ये आपको देखने में आ रहा है ना, इस तरीके से रहता है पूरा एक चार्ट। और फिर दूसरा भी ऐसे ही बन रहा है, तीसरा भी ऐसे ही बन रहा है, चौथा भी ऐसे ही बन रहा है। तो मतलब ये कि हार्ट पूरी तरीके से क्या ठीक है, हेल्दी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर जब अनहेल्दी होता है, जब बीमारियां वगैरह होती हैं, तो कैसा होता है वो हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए, एक बीमारी आपने कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा, एंजाइना। एंजाइना मतलब ये कि इसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं। एंजाइना को क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं। ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है क्लियरली? दिख तो रहा है शायद। मैं थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस कम कर दूं ताकि आपको और क्लियरली दिखे ये। अब आपको ये अच्छे से दिख रहा होगा, क्यों? दिख रहा है ना? मेरा चेहरा थोड़ा सा काला दिखे, दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से देखनी चाहिए। चाहे पीछे वाला भी आपको साफ से ना दिखा हो, तो अब देख लीजिए, क्लियर दिख रहा होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्या है, मतलब इसी को स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाते हैं अपना। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, बना सकते हैं आप, बनाइए, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं मुझसे तो मैंने प्रोसीजर आपको बता दिया है। ठीक है ना। 100 रुपीज़ पे करके आप ले सकते हैं मेरे नंबर पर।
तो ये क्लियर आपको दिखना चाहिए, अब दिख रहा है, ठीक है। अब ये दूसरा, अब हम लोग क्या पढ़े थे, एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं इसको। इसमें होता क्या है मायोकार्डियल इन्फेक्शन में कि जो हमारे हार्ट के मसल्स हैं वहाँ पे ना ब्लड की सप्लाई पूरी तरीके से हो नहीं पाती है। समझ में आ रही बात? मैंने आपको दिखाया था कि मतलब ब्लड, हमारा हार्ट क्या है, वो तो पूरी बॉडी को मतलब ब्लड पहुंचाता ही पहुंचाता है, खुद अपने आप को भी ब्लड पहुंचाता है। वो उसके थ्रू जाते हैं, वो आर्टरीज को बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरीज के जरिए से हमारे हार्ट को ब्लड की सप्लाई होती है। लेकिन उसी के अंदर मान लीजिए ब्लॉकेज आ गया, ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही, ऑक्सीजन भी नहीं जा पाएगा। जब ब्लड नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन भी नहीं जाएगा, न्यूट्रिशन भी नहीं पहुंचेगा, तो अब वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन भी नहीं हो पाएगा। समझ में आ रही बात? तो अब ये कि उसके पास अब ताकत नहीं है काम करने के लिए, तो फिर क्या होता है, दर्द होने लगता है, सेल मरने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं, अभी इनिशियल कंडीशन में जब होता है उसको बोलते हैं एंजाइना, ठीक है ना, चेस्ट पेन होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या दिखता है, अगर एंजाइना है तो हमको ईसीजी में क्या दिखेगा, ये असल में, तो इसमें क्या दिखता है हमको, एसटी जो सेगमेंट है उसमें क्या होता है, डिप्रेशन दिखता है। एसटी सेगमेंट में क्या होता है, डिप्रेशन दिखता है, ठीक है ना, ईसीजी का जो हमारा चार्ट उसमें। तो आपने पढ़ा था ये क्या हमारा क्यू है, ये आर है, और ये क्या है, एस है, ठीक है ना। फिर यहाँ से टी हमारा आता है इधर, तो ये असल में इतना ही आना चाहिए नीचे, लेकिन ये ज़्यादा नीचे आ रहा है। फिर यहाँ से आने के बाद ये ऊपर जाता है, फिर ऐसे जाता है, समझ में आ रही बात, फिर ये ऐसे शेप बनता है, ये है इसका नॉर्मल। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये क्या है, यहाँ नीचे आ रहा है, तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं डिप्रेशन। क्या है ये, एस टी डिप्रेशन है। ये एस है हमारा, ये टी, इसको बोलते हैं एस टी सेगमेंट, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये होता है हमारा एस टी सेगमेंट। जैसा कि आप इसमें देखा होगा आपने, ये दिख रहा है ना आपको, ये जो है ये यहाँ से ये वाला एरिया जो है ये है एसटी सेगमेंट, ठीक है ना। ये इसको मान के चलिए ये, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब होता है गिरना। तो इसमें आपको गिरावट दिख रही है, नहीं दिख रही है, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या है, यहाँ से ऐसे इस पे से यहीं से फिर ऐसे ऊपर जाना चाहिए, फिर ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये इसमें क्या हो रहा है, गिरावट हो रहा है। ये हमारा एसटी सेगमेंट है, ठीक है ना। तो ये क्या बताता है, अगर इस तरीके से आपको मतलब ये क्या कहते हैं जो चार्ट है ईसीजी का आपको ऐसे मिलता है, तो इसका मतलब क्या है कि आदमी को एंजाइना है, पेशेंट को क्या है, एंजाइना है। अब हम लोग देखते हैं एक दूसरी बीमारी, सीरियस हार्ट अटैक। क्या है, सीरियस हार्ट अटैक यानी क्या है, ये समझिए कि जो मतलब क्या कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज हैं वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुके हैं, ब्लड का सप्लाई बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा वहाँ पे, तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुँच रहा है, एनर्जी नहीं बन पा रही है वहाँ पे, समझ रहे ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो जब पूरी तरीके से जब हार्ट क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन अब हो ही नहीं पाएगा हार्ट के अंदर, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी ही नहीं है, समझ रहे हैं। तो एक्शन पोटेंशियल वगैरह कुछ भी नहीं होगा। तो उसमें क्या होता है, तो उसमें होता है द एलिवेटेड या इंक्रीज्ड एसटी सेगमेंट। एसटी सेगमेंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ये मान लीजिए नॉर्मली ऐसे रहता है, अब उसमें क्या होगा, एसटी सेगमेंट, ये है ना हमारा एसटी, ये एस टी, ठीक है ना। ये जो एरिया है इसमें क्या होगा, एलिवेशन हो जाएगा, यानी ये ऊपर उठ जाएगा, तो इसको बोलते हैं एसटी एलिवेशन, ठीक है ना। तो ये होता है सीरियस हार्ट अटैक में, आपको इस तरीके से दिखेगा। एक तीसरी और हम लोग देखते हैं कंडीशन, ये है एट्रियल फिब्रिलेशन। क्या है, एट्रियल फिब्रिलेशन। ये थोड़ा सा आपको मुश्किल दिख रहा होगा, लेकिन घबराइएगा नहीं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि कैसे भी क्वेश्चन आए आपको समझ में आना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द जंपी बेस लाइन एंड डिसअपियरिंग ऑफ पी वेव। इसमें क्या होता है कि जो बेस लाइन है उसमें जंप दिखता है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, जंप दिखता है, और क्या होता है, पी वेव जो है वो डिसअपियर हो जाता है, पी वेव ही क्या है, गायब हो जाता है। जैसा कि आप देखिए यहाँ पे पी वेव होना चाहिए, ये ऐसे ऐसे होना चाहिए, वही गायब हो गया है। समझ में आ रही बात? जैसे आपको यहाँ दिख रहा है पी वेव क्या है, गायब है, यहाँ पे आपको दिख रहा है पी वेव गायब है। दूसरा क्या होता है, जंपी बेस लाइन, जो इसका बेस लाइन है वो कितना ज़्यादा नीचे आ रहा है, देखिए ये, यानी ये कि आप कह सकते हैं कि ये Q और S जो है इसमें ये बीच में ये जो नीचे लाइन आ रही है यहाँ पे, तो इसमें ये इसको बोलते हैं बेस लाइन। तो ये बहुत ज़्यादा नीचे आ जा रहा है, ये इतना ही पे आना चाहिए, लेकिन ये क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है ज़्यादा, तो ये होता है बेस लाइन। तो ये क्या बताता है, एट्रियल फिब्रिलेशन को बताता है। इसका मतलब क्या है, इरेगुलर एंड रैपिड हार्ट बीट। क्या हो रहा है, इरेगुलर है और रैपिड हो रहा है। इरेगुलर का मतलब ये है कि कभी तो मतलब ज़्यादा हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन, कभी कम हो रहा है, ठीक है ना, खुला, फिर थोड़ा सा हुआ, फिर क्या है मतलब रिलैक्स हुआ, फिर बहुत ज़्यादा हो गया, फिर क्या है बहुत ज़्यादा हो गया। समझ में आ रही बात? तो ये इरेगुलर, एक तो ये कि नॉर्मली चल रहा है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है नॉर्मल, लेकिन ये कभी ज़्यादा हो जा रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी कम, कभी मतलब खुला, फिर बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये होता है इरेगुलर, ठीक है ना। तो वो इस तरीके से आपको दिखता है।
उसमें क्या होगा, जंपी बेस लाइन, ये जो बेस लाइन है नीचे आ जाएगा, और क्या होगा जो पी वेव है वो क्या होगा, इसमें आपको गायब सा दिखेगा, तो वो होता है एट्रियल फिब्रिलेशन, ठीक है ना, जो हमारा एट्रियम है उसको ये बता रहा है। तो उसमें क्या होता है, आदमी को हार्ट बीट बढ़ जाता है, यानी आदमी जल्दी जल्दी सांस लेता है, और क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और आदमी का सांस छोटा हो जाता है ना, जैसे देखते हैं ये सांस लेता है तो सांस एक तो ये कि आराम से लिया तो कुछ देर होना चाहिए ना, लेकिन उसका सांस छोटा हो जाता है, जल्दी जल्दी सांस लेता है, फिर आदमी को कमजोरी होती है उसमें, समझ रहे। तो ये क्या है, एट्रियल फिब्रिलेशन। तो ये आपने 3-4 ग्राफ देख लिए, मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक टॉपिक अगला, ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन। तो अब ये हम समझते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, ठीक है ना, जब हमको मालूम होगा तभी तो उसको हम लोग सही से रेगुलेट कर पाएंगे, कम ज़्यादा कर पाएंगे। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है और ब्लड प्रेशर खुद होता क्या है, नॉर्मल वैल्यू क्या है, तो उसको रेगुलेट करना तो दूर की बात है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स वाइल या ड्यूरिंग फ्लोइंग थ्रू इट, ये फॉलोइंग नहीं है, फ्लोइंग है, क्या है, फ्लो, जब फ्लो करता है कोई चीज़ बह रही है, ठीक है ना, क्या है, फ्लोविंग, फ्लो करना मतलब बहना, ठीक है ना, पानी बह रहा है पाइप के अंदर से, नहर में पानी बह रहा है कहीं पे भी, तो उसको होता है फ्लो करना, बहना। थ्रू इट इट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। अब ये है आपकी एक नस, ब्लड वेसल्स, ठीक है ना, इसके अंदर से ब्लड फ्लो करता है, ऐसे ऐसे ब्लड फ्लो कर रहा है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो वॉल्स हैं इस पे ये कितना प्रेशर दे रहा है, ये इसका जो वॉल्स हैं इस पे कितना प्रेशर दे रहा है, उस प्रेशर को नापा जाता है, उसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। एक्सर्टेड का मतलब ये कि गिवन, ये आपका फ्लूइड है, ये जो हमारा ब्लड है ये क्या तरीके से फ्लूइड है, और ये क्या है, इसके अंदर से बह रहा है। तो ये जब बह रहा है तो कितना प्रेशर इस पे दे रहा है, उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। अब ये ज़्यादा है तो हाई ब्लड प्रेशर, कम है तो लो ब्लड प्रेशर। खुद ये कहते हैं कि इसका ब्लड प्रेशर ये कहते हैं, लोग बोल देते हैं इसको ब्लड प्रेशर हो गया है। अरे ब्लड प्रेशर हो गया क्या मतलब, या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा, या आप बोलिए कि उसको हाई ब्लड प्रेशर है, HP है, समझ में आ रही बात, हाई ब्लड प्रेशर होगा या लो ब्लड प्रेशर होगा। जिसको हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन बोलते हैं, लो ब्लड प्रेशर को क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन बोलते हैं। तो ये तो होगा, लेकिन ये कहें कि इसको ब्लड प्रेशर है, अरे ब्लड प्रेशर है कि क्या मतलब, हाई होगा या तो लो होगा, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। और यही प्रेशर अगर बढ़ जाए, जैसे कि नॉर्मली कितना होता है, तो एक एजेड आदमी है, यानी कि समझिए कि 35-40 साल का है, तो उसका कितना होना चाहिए, 120/80 होता है, mmHg, ठीक है। तो ये mmHg क्या है, आपने देखा होगा कि जो पहले मतलब मशीन आती थी स्फिग्मोमैनोमीटर जिसको बोलते हैं हम लोग, जिसमें देखा जाता था, तो उसमें मरकरी होता है जिसको पारा बोलते हैं, वो चढ़ता, जब प्रेशर हम लोग भरते थे, भरेंगे तो उसमें क्या होगा, वो चढ़ता था, तो उससे असल में कंपेयर किया गया है इसको, तो इसलिए mmHg यहाँ पे लिखा जाता है। तो उस पर भी जाना नहीं है आपको। तो कितना होता है, 120/80 होता है, कितना, एक नॉर्मल आदमी जो कि मतलब एजेड है थोड़ा। लेकिन चाइल्ड हुड में कितना होगा, आदमी बच्चा है, अगर मतलब कोई बच्चा है तो उसका कितना होगा 80 या 100/60, समझ में आ रही बात, 80 होगा, या आप इसको ऐसे कर सकते हैं 80 to 100/60, ठीक है ना, 80 to 100/60, ठीक है ना। 80 से 100 के बीच में हो सकता है उसका क्या है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और 60 हो सकता है उसका डायस्टोलिक। ये वाला जो है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक। ये मैंने आपको बता दिया है कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होता है, ठीक है ना। और ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं डायस्टोलिक। तो ये किस में होता है, चाइल्डहुड यानी बच्चा है, बचपने में होता है, और यंग है अभी, ठीक है ना, आदमी जैसे कि मान लीजिए 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का, तो इसका थोड़ा सा मतलब इसमें होगा, ठीक है ना, 110 से 115 के बीच में होगा सिस्टोलिक, और क्या होगा जो डायस्टोलिक होगा वो 60 से 70 के बीच में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और एक आप देखेंगे एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर विश्वरूप चौधरी, वो बताते हैं, मतलब वो काफ़ी बड़े डॉक्टर हैं, तो क्या कहते हैं, इंडो वियतनाम के शायद डायरेक्टर या पता नहीं क्या है वो। तो वो बता रहे थे, मैंने मतलब कहीं पे देखा था, फेसबुक पे या कहीं पे, तो ये कहते एक टाइम था जब मतलब कि ये 300/100 या 200 जो भी है, तो ये नॉर्मल होता था, समझ में आ रही बस, सिस्टोलिक 300 है तब भी नॉर्मल है, तो बहुत सारे लोगों को उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या किया गया, मतलब लोगों का एक जहन बना दिया गया, जहन समझ रहे हैं ना, यानी उनका एक ऐसा माइंड बना दिया गया कि ये है, तो धीरे धीरे इसको कम किया जा रहा है। कह रहे 100-300 पे था तब भी आदमी नॉर्मल था, चलता फिरता, उसको कोई दिक्कत नहीं थी। फिर उसको क्या किया गया, मतलब 250 पे लाया गया, फिर धीरे धीरे उसको 200 पे, अब हर जगह उसको कितना 120 लिखा जाने लगा। अब इससे थोड़ा सा ऊपर बढ़ता है, आदमी बता है तेरा ब्लड प्रेशर हाई है, तेरा ब्लड प्रेशर हाई नहीं भी रहता है तब भी आदमी अब टेंशन ले लेगा,
समझ रहे हैं ना। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, अगर दिक्कत होने लगे तो सच में दिक्कत की बात है, लेकिन अगर दिक्कत नहीं हो रही है, अगर किसी का ब्लड प्रेशर 200 भी है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो कहिए भाई तुमको कुछ नहीं है, तुम नॉर्मल हो। समझ में, वो मतलब इस तरीके से कह रहे थे। और ये वो उनका कहना ये था कि ये दवा बनाने वाली कंपनियों का सारा खेल है कि कैसे लोगों का मतलब उन्होंने ऐसा माइंड बना दिया, ऐसा मतलब लोगों को सोचने और ऐसा उनके दिमाग में भर दिया कि थोड़ा सा भी ब्लड प्रेशर हाई होता है तो एकदम से पैनिक हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, दवा खाने लगते हैं। और जब एक बार वो दवा खाने लगते हैं फिर उनको क्या समझ, एक तरीके से दवा का एडिक्शन हो जाता है, नहीं खाएंगे फिर ब्लड प्रेशर हाई। वेन हाई ब्लड प्रेशर, अब हाँ ये कि हाई ब्लड प्रेशर कब बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर ये तो नॉर्मल है। अब इससे जब ज़्यादा होता है ना, अब इसके अलग अलग क्या है कंडीशंस हैं। एक होता है मतलब थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, समझ रहे हैं ना, तो वो आप पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, आपको यहाँ पूछा नहीं है ज़्यादा, तो उसमें परेशान नहीं होना। आपको असल में ब्लड प्रेशर कैसे नापा जाता है, वो क्या होता है, बस यही पढ़ना है। उनके अलग अलग टाइप्स क्या हैं ब्लड प्रेशर के, वो नहीं पढ़ना है। अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप फार्माकोथेरापेटिक में जाके पढ़ लीजिएगा, वहाँ सारे टाइप्स आपको मिल जाएंगे। समझ में आ रही बात। हाँ, ये कि जैसे कि मान लीजिए 120 से क्या है 140 हो गया, 150 हो गया, तो आप मान लीजिए कि ब्लड प्रेशर का क्या है थोड़ा हाई है, ठीक है। तो अब लेकिन ये कि ऐसा नहीं, अब ये मैं जो असल यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए आप एकदम से एक्सरसाइज करके आ रहे हैं और आपका ब्लड प्रेशर 120 है, 140 है, मान लीजिए 150 है, तब भी आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, आपका हाई ब्लड प्रेशर नहीं है। समझ में आ रही बात, क्योंकि वो किसी सिचुएशन की वजह से हुई है, उसको हाई ब्लड प्रेशर नहीं बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप दौड़ के आ रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई हो गया है, 130, 140, 150, 160 पहुंच गया, तब भी आपको ब्लड प्रेशर नहीं है। आपने एकदम से क्या है सांप देख लिया, आप डर गए, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर आदमी का हाई हो जाता है। आप साइकिल चला के आ रहे हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, या कोई मतलब सिचुएशन होता है कि लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ भी होता है, मतलब कुछ ऐसी कंडीशन होती है जब आपका ब्लड प्रेशर मतलब हाई किया जाता है आपकी बॉडी के जरिए से, वो आपके लिए फायदेमंद होता है। समझ में आ रही बात। आपने अभी पढ़ा होगा पीछे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में कि एक कंडीशन होती है जैसे कि फाइट, फ्लाइट और फ्राइट, ये जब कंडीशंस होती हैं तो एड्रीनलिन रिलीज होने लगता है, और फिर उसकी वजह से क्या होता है आदमी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ये तो मतलब एक क्या कहते हैं, तो ये तो होना ही था ना, तो आदमी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये कि अगर आदमी का नॉर्मली ऐसे किसी काम की वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो उसको हाई ब्लड प्रेशर नहीं बोलेंगे। नॉर्मली आदमी का ब्लड प्रेशर लंबे समय तक बढ़ा रहता है, नॉर्मली किसी आदमी का ब्लड प्रेशर लंबे समय तक बढ़ा रहता है, तब उसको बोलेंगे हाई ब्लड प्रेशर। अगर थोड़ी देर के लिए बढ़ गया, किसी सिचुएशन की वजह से बढ़ गया, तब उसको हाई ब्लड प्रेशर नहीं बोला जाएगा, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर क्या है, तो एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक। मैं हाई ब्लड प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, टाइप ऑफ हाई ब्लड प्रेशर अलग है। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, मतलब टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर की, होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ये आप पढ़ चुके हैं, जब हमारे क्या कहते हैं, हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं, जब वो क्या कहते हैं मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, ब्लड को बाहर पंप करते हैं, तो उस वक्त जब ब्लड जा रहा है हमारे आर्टरीज के थ्रू, तो उस वक्त में जो क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर होता है, जब ब्लड जा रहा है तो उस वक्त में जो ब्लड प्रेशर होता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक। और जब ब्लड वापस आ रहा है, यानी हमारे चेम्बर्स जो है वेंट्रिकल जो रिलैक्स हुए और ब्लड आके भर रहा है वापस से, तो उस वक्त में जो ब्लड प्रेशर होता है उसको बोलते हैं क्या कहते हैं डायस्टोलिक, ठीक है। तो ये वाला कम होता है, ये वाला क्या होता है, चूंकि प्रेशर के साथ फेंका जाता है तो इसका इसमें प्रेशर ज्यादा होता है। तीसरा एक क्वेश्चन पूछ लिया कभी कि पल्स प्रेशर क्या होता है, तो ये कह रहे हैं कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं पल्स प्रेशर। मान लीजिए 120 है, तो 120 में से आप 80 घटा रहे हैं, इसका जो क्या कहते हैं डिफरेंस है वो मतलब क्या होगा आपका पल्स प्रेशर कहा जाता है उसको। अब ये अलग अलग हो सकता है, तो अपने हिसाब से इसको मतलब 130 है, उसमें अगर नहीं क्या कहते हैं सिस्टोलिक 130 है, डायस्टोलिक 70 है या डायस्टोलिक 90 है, जो भी है, तो जो भी डिफरेंस आ रहा है तो वो क्या हो जाता है हमारा पल्स प्रेशर होता है। अब ये कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर क्या मतलब अफेक्टेड होता है, यानी कम ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि एज की वजह से आपने देखा कि बच्चों का कम होता है, थोड़ा यंग है तो थोड़ा ज़्यादा होता है, और एजेड है तो उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा और ज़्यादा हो सकता है। ऐसे ही सेक्स का मतलब ये नहीं कि सेक्स कर रहे हैं, बल्कि सेक्स का मतलब ये कि जेंडर, जैसे कि फीमेल का ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हो सकता है कम हो, मेल का ज़्यादा हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे कि एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस वक्त में ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ हो सकता है, सो रहे हैं ब्लड प्रेशर आपका कम हो सकता है, इमोशनल कंडीशन, आप इमोशन
क्या आप इमोशनल हो गए हैं तो उस वक्त में ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, ठीक है ना। ऐसे क्या कहते हैं, आपने खाना खाया तो उस वक्त में ब्लड प्रेशर आपका हो सकता है बढ़ जाए। ऐसे कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, या फिजियोलॉजिकल कुछ फंक्शन ऐसे हैं जिनकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो ये सब कंडीशन में अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ, उसको हाई ब्लड प्रेशर नहीं बोलेंगे, उसको हाइपर टेंशन नहीं बोलेंगे, उसमें एटिनोलोल आप ला के नहीं देंगे, ठीक है ना, डेपिन ला के नहीं देंगे, आप ये सब दवाएं पता चला खिलाने लग जाए, तो ये नहीं करना है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर को कैसे नापा जाता है। अब ये थ्योरी पढ़ाने से चीज़ें समझ में नहीं आती है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये कैसे नापा जाता है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है या आप पूरा पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है, मैं बता रहा हूँ कैसे किया जाता है। तो आपने देखा होगा, अब तो मतलब बहुत ये क्या है, नॉर्मल सी चीज़ होगी, बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, बहुत सारे लोग नाप भी लेते होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एयर बैग को इस पर रैप करते हैं, लपेटते हैं, ठीक है ना। इस पर क्या किया, लपेट लिया हमने, यहाँ से आर्टरीज रहती है उस पर हम लोग क्या कहते हैं असल में चेक करते हैं, या तो हाथ रख के ही पता किया जाता है, और क्या कहते हैं आपका जो स्टेथोस्कोप है उसको भी रख के पता किया जाता है। तो पहले हमने उसको लपेट लिया, फिर क्या करते हैं एयर उसमें क्या कहते हैं फिल करते हैं। आपने देखा होगा रबर आता है, वहाँ से वो जो कनेक्टेड रहता है पाइप के जरिए से, तो हवा उसमें हमने फिल किया। कितना, पहले उसको बंद करते हैं, अगर बंद नहीं करेंगे हवा फिल नहीं होगा, वहाँ पे एक लगा रहता है, मैं उसको आपको दिखाऊंगा अभी कभी। तो उसको क्या किया हमने, हवा भर लिया। कितना हम लोग पंप करते हैं उसमें, प्रेशर तकरीबन 200 तक लाके उसको हम लोग mmHg 200 तक करते हैं। अब तो मैनोमीटर आ गया, तो उसमें मीटर आपको दिखता है, ठीक है ना, उस पर लिखा रहता है 200 तक आपका पहुंच गया। पहले वो रहता था पारा चढ़ता था, लेकिन अब तो ऐसा अब भी चलता है, लेकिन अब तो ये आ गया। अब तो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक वाले आ गए बहुत सारे, कुछ भी नहीं करना, लपेटा बटन चालू किया, बता देता है कि इतना ब्लड प्रेशर है, तो बहुत आसान है। तो हमने उसमें क्या किया, एयर फिल कर दिया। उसके बाद फिर अब हम लोग क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप अपना जो है उसको लगा लिया, या हाथ से इस पे यहाँ पे आर्टरीज होती हैं उसको हम लोग चेक करते हैं। तो अभी जब ऊपर प्रेशर आपका 200 तक है, आपको कुछ भी यहाँ पे मतलब क्या कहते हैं सुनाई सा नहीं देगा, या क्या कहते हैं ब्लड के आने की आहट आपको नहीं मिलती है। समझ में आ रही बात, आपने कान पे लगा रखा तो आपको कुछ भी हार्ट बीट सुनाई नहीं देगा, धुक धुक की जो आवाज़ आती है वो सुनाई नहीं देगा आपको कुछ भी, ठीक है। लेकिन जब आप क्या कहते हैं हवा को रिलीज करते हैं, वहाँ से खोला और थोड़ा थोड़ा सा हवा निकलने देते हैं, हवा निकल रहा है, हवा निकल रही है, हवा निकल रही है, तो निकलते निकलते एक टाइम आता है जब आपको कान में आवाज़ सुनाई देना शुरू हो जाती है। तो आप देखते हैं कि किस पॉइंट पे आपको आवाज़ सुनाई देना शुरू हो रही है। 120 पे आपको आवाज़ देना शुरू हो गई, मतलब आवाज़ आना शुरू हो गई, तो उसका वो 120 क्या है आप नोट करते हैं, ये सिस्टोलिक उसका ब्लड प्रेशर है। या हो सकता है आपको 120 पे नहीं 130 पे सुनाई देना शुरू हो गया, तो 130 जहाँ से सुनाई देना आपको आवाज़ सुनाई देना शुरू हो रही है वो सिस्टोलिक हो जाता है। फिर उसके बाद आवाज़ आपको सुनाई देती रहेगी, सुनाई देती रहेगी, सुनाई देती रहेगी। एक पॉइंट आता है कि जब आपको वो आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाती है, तो जहाँ पे आपको आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाए वो क्या होता है, उसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। अब वो 80 हो सकता है, 70 हो सकता है, किसी का 90 हो सकता है, ठीक है। तो ये पूरा इसका प्रोसीजर होता है। अब एक चीज़ और मैं बता दूं, जो आपका जो स्टेथोस्कोप है उसको भी बंद किया जाता है और खोला जाता है। अगर आपने उसको खोला नहीं, आप कान में लगा के उसको चेक करें, आवाज़ ही नहीं आएगी। तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, उसको घुमाते हैं तो आवाज़ खुल जाती है उसकी। तो उसका तरीका ये है कि आपने कान में लगा लिया और उस पर ऐसे टच करके देखिए, ऐसे हल्का हल्का सा, ठीक है ना, जो आला होता है उसको, तो आपको आवाज़ सुनाई हुआ आप इस पर मारेंगे तो खटखट की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, अगर मतलब खुला हुआ है। अगर आपको आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है तो इसका मतलब ये है कि वो खुला हुआ नहीं है, तो उसको घुमा दिए तो खुल जाता है। और उसमें भी मतलब लेवल्स होते हैं, आप और घुमाते हैं तो आवाज़ और तेज़ सुनाई देनी, और आप उसको और घुमाते हैं तो आवाज़ और तेज़ सुनाई देती है, और घुमाते हैं 3 स्टेप में होता है या 2 स्टेप में, अलग अलग लोग अपनी कंपनियां बनाते हैं, ठीक है। तो ये इसका पूरा प्रोसीजर है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप कहेंगे तो प्रैक्टिकली करके दिखा दूंगा, किसी को बिठाऊंगा यहाँ पे और उसका ब्लड प्रेशर नाप के दिखा दूंगा। अगर 10 लोग भी कमेंट करते हैं कि हाँ मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊं, तो फिर मैं उसको करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर से। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्ट का जो फिजियोलॉजी वो बताइए, या 2 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि कार्डियक साइकिल क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करिए। ये आज जो आपने पढ़ा ना, राइट ए नोट ऑन बेसिक्स ऑफ ईसीजी। ईसीजी क्या होता है, उसका जो आपका मतलब जो ग्राफ है ना वो बनाना सीख लीजिएगा, बहुत आसान सा है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है, उसको एक्सप्लेन करिए। कोरोनरी सर्कुलेशन क्या है, उसको एक्सप्लेन करिए। या सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करिए। हाँ, यहाँ पे सिस्टेमिक सर्कुलेशन से एक चीज़ और मैं आपको समझा दूँ, जो मैं बताना चाह रहा था। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम होता है सही में। अगर मैं आप कहूँ अभी, आप कमेंट करके बता दीजिए कि मतलब हमारा जो क्या कहते हैं ब्लड है वो हमारे मतलब क्या कहते हैं, जब हमारा क्या कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के जाता है तो वो कहाँ पे जाता है और लीवर में कब आता है, किधर से आता है।
लीवर में क्या कहते हैं वो उसका प्यूरिफिकेशन होता है ना, तो वो लीवर में कब पहुंचता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो वही मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लीवर में हमारा ब्लड कहाँ से पहुंचता है, कैसे पहुंचता है, और लीवर में ब्लड की सप्लाई किस तरीके से होती है। तो ये मान लीजिए हमारा लीवर है, मैं वैसे ही रफली बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये हमारा लीवर मान लीजिए, और ये हमारा वेन है, क्या है, वेन। और इधर मान लीजिए हमारी आर्टरीज, क्या है, आर्टरी है। और ये क्या हमारा यहाँ पे हार्ट है, ठीक है ना। ये 4 चेम्बर बना लीजिए इसके, ये हमारा हार्ट है। तो यहाँ से क्या है, एओर्टा से ब्लड निकला, ठीक है ना। ये समझिए कि हमारा एओर्टा है, ठीक है ना। यहाँ से ब्लड आ गया इसके अंदर। अब ये कहाँ कहाँ ब्लड लेके जाता है, हमारे जो मतलब क्या कहते हैं, एओर्टा है, ये मोटी वाली लाइन है। अब यहाँ से ब्लड निकल निकल के जाता है हमारे अलग अलग ऑर्गन तक। समझ में आ रही बात। ये हमारा लीवर है, तो ये ब्लड यहाँ से क्या है, लीवर में भी आता है। उसके अलावा ये हमारे क्या है, स्टोमक तक भी जाता है। कहाँ जाता है, स्टोमक तक जाता है। उसके अलावा हमारा जो स्प्लीन है, ठीक है ना, स्प्लीन तक जाता है। उसके अलावा और कहाँ जाता है, ये हमारे जो इंटेस्टाइन है वहाँ तक जाता है। समझ में आ रही बात। पैनक्रियाज तक जाता है। ये सब गया यहाँ से, समझ में आ रही बात। ये ब्लड यहाँ तक गया। अब ये ऑर्गन्स हमारे क्या इनको यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। हमने खाना वगैरह खाया, तो खाना जब खाते हैं हमारे स्टोमक है, फिर इंटेस्टाइन है, वहाँ से चीज़ें एब्जॉर्ब होके वो भी ब्लड में आ रही हैं। समझ में आ रही बात। ये नसें हमारी मान लीजिए। तो अब ये ब्लड यहाँ से कहाँ जाता है, सीधे हार्ट में जाता है या कहाँ जाता है, ये क्वेश्चन था असल मेरा। तो ये जो सारे ये यहाँ से यूज्ड होने के बाद ब्लड जाता है हमारे लीवर में। कहाँ जा रहा है, लीवर में, लीवर में। समझ में आ रही बात। ये एक तो ये कि हार्ट से जो मतलब प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो सीधे लीवर में भी जाता है। ये हमारा लीवर है, ठीक है ना। ये क्या है, लीवर। तो यहाँ पे भी ब्लड जा रहा है। ये हमारी आर्टरी है, क्या है, आर्टरी बल्कि एक ये एओर्टा है, ठीक है ना। ये मतलब क्या है, हमारा जो मोटा वाला, एकदम मोटा वाला पाइप है जहाँ से हार्ट से यहाँ से निकल के जा रहा है। तो ये क्या हमारे स्टोमक को पहुँचा रहा है, स्प्लीन को ब्लड पहुँचा रहा है, हमारे क्या कहते हैं इंटेस्टाइन को पहुँचा रहा है, पैनक्रियाज को पहुँचा रहा है, और भी सारी बॉडीज के जहाँ पे भी जा रहा है, ठीक है ना। वहाँ से ये सब वापस कहाँ आते हैं, लीवर के अंदर आते हैं। और डायरेक्टली लीवर को मतलब प्योर ब्लड भी आ रहा है और इनसे भी होते हुए आ रहा है। फिर यहाँ से ये जाते हैं हमारे वेन के अंदर, समझ रहे हैं, लीवर से फिर कहाँ जाते हैं, हमारे वेन के अंदर जाते हैं। समझ में आ रही बात। अब यहाँ से ये क्या जाता है, फिर हमारे यहाँ पे चला जाता है, ये हमारे क्या कहते हैं एट्रियम जो है, राइट एट्रियम, फिर वहाँ से लेफ्ट एट्रियम, फिर यहाँ से वो जाता है हमारे लंग्स के अंदर। अब आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कि ये जो हमारी आर्टरीज है, यहाँ से ये ब्लड जो है हमारे किडनी को भी आता है, ठीक है ना। हमारे किडनी को भी आता है, ये जो किडनी हमारे, ठीक है ना। अब ये किडनी से क्या, ये आर्टरी के थ्रू आ गया। अब यहाँ से जो ब्लड निकल रहा है हमारे क्या कहते हैं किडनी से, तो क्या वो लीवर को जाते हैं या नहीं जाते, या सीधे हमारे वेन में पहुंच जाते हैं। ये आपसे एक क्वेश्चन है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। समझ में आ रही बात। तो ये समझ में आपको शायद समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मतलब ब्लड हमारे लीवर में पहुंचता है और क्यों पहुंचता है। इसलिए कि जैसे कि मान लीजिए ये हमारा लीवर है ना, बहुत सारे काम करता है। लीवर क्या है, बहुत सारे काम करता है। जैसे हमने मान लीजिए खाना खाते हैं, वहाँ से क्या ग्लूकोज वगैरह आता है, ज़्यादा अमाउंट में है, तो उसको क्या किडनी, उसको क्या लीवर क्या करता है, उससे निकाल लेता है। समझ में आ रही बात। ब्लड में से मतलब जितना ज़रूरत है उतना ही रहने देता है, बाकी को ग्लाइकोजन बना देता है, और भी बहुत सारे काम करता है, ठीक है। ऐसे क्या कहते हैं हमारे पैनक्रियाज से जो जूस वगैरह निकल रहा है, ठीक है ना, पैनक्रियाटिक जूस आपने पढ़ा होगा कि वहाँ से इंसुलिन भी निकलता है, क्या कहते हैं ग्लूकागोन भी निकलता है। तो उन सबको क्या है मतलब कितना अमाउंट में ब्लड में वो रहना चाहिए, वो रेगुलेट करता है हमारा लीवर। लीवर के बहुत सारे फंक्शन है, जब इसका टॉपिक आएगा तो आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से। तो पूछा गया है एक्सप्लेन कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट डायग्राम विद नीट डायग्राम। आपको कंडक्शन सिस्टम भी पढ़ाया था, एसए नोड और एवी नोड, ठीक है ना। उसी को बताना है, आपको एक्सप्लेन कर देना है बस। और क्या कह रहे हैं कि सुंदर सा एक डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम जरूर बना लीजिएगा। एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर ये डायग्राम लिख नहीं रहा है ना, कैसे अच्छे मार्क्स मतलब निकलवाते हैं ज़बरदस्ती। एक होता है कि वो आदमी दे दे जो एग्जामिनर है, एक कैसे ज़बरदस्ती निकलवाया जाता है। उसका तरीका ये है कि जहाँ पे भी डायग्राम वगैरह वाले सब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए आपका HAP है, अब उसने आपसे पूछा कि मतलब आपको कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट लिखिए, उसने ये नहीं पूछा कि आप डायग्राम बनाइए, लेकिन आप डायग्राम जरूर बना दीजिए। अगर वो आपको 5 नंबर देने वाला रहेगा ना, उसका मन कर रहा है, अगर मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, वो 3 नंबर देना चाह रहा है, तो 3 नहीं देगा। अब आपने डायग्राम बना दिया तो 4 देगा, 5 देगा। समझ में आ रही बात। ऐसी HAP में जो क्या कहते हैं मतलब जो आपकी मशीन वगैरह है, जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं, उनके बारे में अगर आपसे पूछता है लिखने के लिए, तो अगरचे डायग्राम के बारे में उसने नहीं पूछा, लेकिन आप डायग्राम फिर भी बना दीजिए, आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था क्रिएट ए फ्लो डायग्राम दैट डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स एंड इजेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम हार्ट।
ये कह रहे हैं कि आप एक डायग्राम बनाइए, क्या है, एक फ्लो डायग्राम बनाइए जिसमें आप ये बताएंगे, डिस्क्राइब करना मतलब ये बताएंगे कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, यानी कौन कौन से इवेंट्स होते हैं दैट कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, समझ रहे हैं। तो वो आपको क्या कहते हैं, यही जैसे कि एसए नोड और एवी नोड से वहाँ से क्या होते हैं, वो निकलते हैं कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, वहाँ पे क्या होता है, फिर वहाँ पे क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल होता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो पूरा स्टेप आपको बताना है, ठीक है ना। और फिर कैसे ब्लड वहाँ से इजेक्ट हो रहा है, बाहर निकलता है हमारे हार्ट से, तो कैसे मैंने पूरा आपको बताया कि किस चेंबर में आता है, फिर वहाँ कॉन्ट्रैक्शन होता है, आपके वॉल्व खुलते हैं, फिर वहाँ से कहाँ जाता है, वेंट्रिकल के अंदर, वहाँ से फिर लंग्स में जाता है, लंग्स से फिर क्या कहते हैं आपके लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आता है, फिर वहाँ से बाहर निकल के जाता है। तो पूरा आपको एक फ्लो चार्ट बना के देना है। कर्नाटका के अंदर हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है, तो डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। इंटरनल स्ट्रक्चर बनाना क्वेश्चन आसान है, तो क्या कहते हैं स्ट्रक्चर जरूर देख लीजिएगा। एक्सप्लेन इन डिटेल्स पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन आपको बताना है। ड्रॉ ए नीट लेवल डायग्राम ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ठीक है। दूसरा क्या है, हरियाणा में पूछा गया, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर पे एक शॉर्ट नोट लिखना है। डिस्क्राइब दी पल्मोनरी सर्कुलेशन ऑफ हार्ट, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पल्मोनरी वाला पूछा जा रहा है। पल्मोनरी का मतलब क्या है, लंग्स, ठीक है। बीटी के अंदर क्या पूछा गया, डिफाइन ब्लड प्रेशर, गिव इट्स नॉर्मल रेंज, ठीक है ना। नेम दी एपरेटस विच इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग दी ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर नापने के लिए कौन सा एपरेटस यूज होता है, उसके बारे में आप उसके नाम बताना आपको, ठीक है। गुजरात के अंदर क्या पूछा गया, ड्रॉ ए नीट लेवल डायग्राम ऑफ दी हार्ट। हार्ट का एक अच्छा सा, सुंदर सा, खूबसूरत सा डायग्राम बनाना है। उसके बाद क्या है, डिस्टिंग्विश आर्टरीज एंड वेन। वेन और आर्टरीज में क्या फ़र्क है उसको बताना आपको, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन है, वेन और आर्टरीज में क्या फ़र्क है, मैं इस पर एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है ना। एक शॉर्ट वीडियो मैं बना के डाल दूंगा, ये शायद आपके सिलेबस में नहीं आया है ये, मतलब इस तरीके से मैंने एक दो पॉइंट तो बता दिए होंगे आपको कि आर्टरीज और वेन में क्या होता है, लेकिन और भी क्या डिफरेंसेस है वो मैं आपको 5-7 पॉइंट्स बता दूंगा, ताकि आपको अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए तो आप उसको अच्छे से कर सकें। हाँ ये, लेकिन ऐसे नहीं बताऊंगा, आप कमेंट करके अगर कहते हैं 5-7 लोग तब बताऊंगा, वरना अगर आपको ज़रूरत ही नहीं है तो क्यों बताऊं मैं, क्यों अपना टाइम और वेस्ट, मैं अपना क्या है अपना, क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट करूं, क्यों एनर्जी अपना लॉस करूं फालतू में। तो एक्सप्लेन दी ब्लड फ्लो थ्रू दी हार्ट, ठीक है ना। हार्ट के अंदर कैसे ब्लड कहाँ से कहाँ जाता है, अभी मैंने आपको बताया, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है इसके अंदर। तो ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है, टाइम अभी जान रहा क्या हो रहा है, इस वक्त 11:37 या 40 मिनट हो रहा है, बहुत थका हुआ हूँ, तो कम से कम एक लाइक तो बनता है यार। अगर आपको मतलब मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपकी हेल्प हो रही है, आपको हो सकता है कि मतलब पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन ना हो, लेकिन कुछ तो आपको मेरे से फ़ायदा हो रहा है, तो आपका ये मतलब हक बनता है कि आप क्या है लाइक करें, थम्स अप के बटन को दबाएं, और क्या कहते हैं इस वीडियो को शेयर करें, और आप कमेंट भी करें, ज़रूर कमेंट करें, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।